Hello students, today we are going to talk about basics of measurement and safety consideration. In this lecture, we will cover importance of measurement in physics, different types of measuring instruments, measurement errors and uncertainties, calibration of instruments, potential hazards in experimental physics, risk assessment and management strategies, and basics of statistical analysis and error propagation. This unit is very important for undergraduate students who are studying physics. It can provide solid foundation for conducting experiment safely and accurately. It is very important to understand fundamental concept of measurement and units, system of units, and different type of instruments, possible errors and uncertainties and its measurement, and to reduce the uncertainty and calibrate the instrument. It is very essential for producing reliable experimental data. इसके साथ ही हमको सेफ्टी कंसिडरेशंस और उसमें क्या क्या पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और कैसे उन रिस्क को हम कम कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए करने का ज़रूरत है. That all we need to understand so that we can have safe working environment. और ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, एरर कैसे प्रोपेगेट करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि जो हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, the data we are producing, it is इसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसकी जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो ठीक हो, सही हो, उसमें कुछ गलतियां ना हो. ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स है किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी और उस फील्ड में एडवांसमेंट के लिए. तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस यूनिट में समझेंगे और एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिक्स में मेजरमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है. कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखते हैं फिजिक्स में, लॉज सीखते हैं, डिफरेंट लॉज. We have been learning different laws in almost every field of this. तो इनको कैसे हम समझ सके, कैसे इनको वेरीफाई कर सके, ये सब के लिए हमको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने होते हैं कुछ, और उसमें कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे जो भी लॉज हैं, इनको समझने के लिए हमको कुछ न कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना होता है. एंड वी आर concerned that we need to have accurate and precise measurement. Accurate और precise, ये दोनों बहुत बार हम लोग एक जैसे समझते हैं. Accuracy and precise, both things we think that's a very same thing, but we will come into in this lecture we will discuss कि how these are different. क्या इनमें differences हैं. Accurate, कोई मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है बट प्रिसाइज ना हो. ऐसा हो सकता है कोई मेजरमेंट प्रिसाइज हो बट एक्यूरेट ना हो. वी विल डिस्कस ऑल दैट इन कमिंग स्लाइड्स. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल to make scientific discoveries, develop new technologies, solving real world problems. Measurement plays a very important role. It is very, इसके साथ साथ जो हम लोग theoretical models देते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए हमको जो theoretical models देते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए क्या मॉडल सही है, ये जो हमने हाइपोथेसिस एज्यूम किए हैं क्या ये सही है, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं और उससे थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाता है. सो बेसिकली ये सारी प्रोसेस में हमको एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स
चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि यही हमको बताते हैं कि जो हमारी थ्योरी है और जो एक्सपेरिमेंट है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, और इससे हमको अपनी थ्योरी की कमियां पता चलती या हमको पता चलता है कि थ्रू क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए। तो कह सकते हैं हम लोग कि मेजरमेंट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट के एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट बहुत क्रिटिकल है कि हम फिजिकल वर्ल्ड को बेहतर समझ सकें, नए साइंटिफिक आविष्कार कर सकें, नई थ्योरीज बना सकें और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड में बेसिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, it is just trying to give a glimpse of what kind of instruments in general we are using. As we are talking about undergraduate students, so I have listed few basic instruments which I think everybody has used up to now. Whether this is for length measurement, you use rulers, tape. कुछ अगर हमको बहुत छोटे मेजरमेंट्स करने हैं, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करने हैं, फॉर दैट वी हैव कैलिपर्स। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर्स, आई थिंक एवरीबॉडी के घरों में होता है, हम लोग थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। और लैब में भी बहुत सारे जगह हमको टेम्परेचर जहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम लोग तरह तरह के थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, मरकरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, सो देयर आर मेनी थर्मोमीटर्स आते हैं। बैलेंसेस, जहाँ पे हमको कुछ वेट करना है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, फॉर दैट वी हैव बैलेंसेस। ऑसिलोस्कोप्स आर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंक्लूडिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म। आई डोंट नो इफ यू आर फैमिलियर विद, हर कोई कहीं ना कहीं ये देखता है कि जब हम इवन इन हॉस्पिटल्स यू सी हार्ट बीट्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स आर शोन ऑन द स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन पे हम सिग्नल देखते हैं ये बेसिकली ऑसिलोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो ऑसिलोस्कोप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप्स है, we'll see in this course, maybe we can cover few of them. Spectrometers, they are used to measure properties of light. जो भी ऑप्टिक्स लैब में आप लोग जाएंगे वहाँ पे जब कुछ मेजरमेंट्स करेंगे, so we'll get familiar with the spectrometers. So I don't know if you have seen it or not, but if you have not seen it, then you will see in the future. Multimeters, in almost any electronics lab, if you go, we have an instrument, it's called multimeter. It can measure various electrical properties like voltage, current, resistance, etc. So these are very basic instruments. Almost everybody is familiar with these instruments, and I hope everybody has seen it, used it, and if not, then in very soon you will be going to use it in your laboratories. Then after introducing the importance of measurement and some basic instruments, let us discuss about errors or uncertainties in the measurement. Errors and uncertainties in the measurements. जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी डेटा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसमें कितनी एरर है, क्या कितनी अनसर्टेनिटी है। जो हम नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो नंबर हम बोल रहे हैं, उसको कितना रिलाई कर सकते हैं, उसमें कितना अनसर्टेनिटी जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक जो आपका मेजरमेंट है ये कंप्लीट मेजरमेंट नहीं है, इसको अच्छा नहीं मानते। इसीलिए जब भी क्या भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रिपोर्ट करते हैं, तो आपको टीचर पूछते हैं कि कितना परसेंट आपका इसमें अनसर्टेनिटी है, कितना एरर है। तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अनसर्टेनिटी किस वजह से आया है, क्या क्या कारण है उसके, और उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। These errors can arise due to a variety of factors, including limitation in measuring instrument. हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हो सकता है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि उससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर सकते।
environment in which the measurement is taken, किस environment में हम ये measurement कर रहे हैं, और जो लोग measurement कर रहे हैं, the person who is taking the measurement, उसकी वजह से भी कुछ errors, limitations हो सकते हैं. So these are different factors which are responsible for the error in measurements. But I can tell you one thing, that you cannot make any measurement which is error free. Like कुछ ना कुछ uncertainty होगा ही होगा, बस इसीलिए हमको ये पता करना होता है कि ये कितनी अनसर्टेनिटी है और हम उसको कम से कम करना चाहते हैं. दिस ऑल advancement in designing new instruments, better instruments, this is all about better measurements. तो जो चीज़ हम अभी डेसिमल के 2 पॉइंट तक बता पा रहे हैं, we want to have more precise, more accurate results so that we can better make our theories, जो हमारे laws हैं, जो हमने सब कुछ समझा है, उसको हम ठीक से और बेहतर तरीके से कर सकें. इसलिए हम हमेशा एक्यूरेट और बेटर रिजल्ट जिसमें अनसर्टेनिटीज कम हो उसको पाने की कोशिश करते हैं. तो ये सब जो कोशिश है उस तक पहुंचने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि एरर कितनी तरह की होती हैं और उनको हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं. तो मेनली हम लोग एरर को 2 क्लास में डिसाइड कर सकते हैं. वन इज सिस्टमैटिक एरर, अनदर इज रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स अराइज ड्यू टू अ कंसिस्टेंट बायस इन द मेजरमेंट. जैसे आपके पास कोई बैलेंस है और उसमें पहले से ही कुछ एरर है. जैसे आपके पास कोई थर्मामीटर है, उसमें पहले से ही 4-5 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट बायस हो गया. इसकी वजह से आप टेम्परेचर मेजर करेंगे, आपको मेजर करना है 30 डिग्री, वो आपको 25 बता रहा है या 35 बता रहा है. तो ये जो है कंसिस्टेंट बायस है. आप कितनी बार भी मेजर कर लें, इस एरर को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की ही प्रॉब्लम. क्यों होते हैं ये? इट इज पॉसिबल दैट वी हैव इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट. कैलिब्रेटेड मतलब जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट में आप कुछ चीज़ मेजर करने के लिए, तो आप पहले उसको चेक करते हैं क्या ये सही मेजर कर रहा है कि नहीं. अगर वो सही नहीं कर रहा है तो फिर उसको सही करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं. एक नोन किसी चीज़ का टेम्परेचर को पहले से पता है, हम उसको मेजर करते हैं, फिर देखते हैं कितना एरर बता रहा है, देन वी करेक्ट आवर इंस्ट्रूमेंट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन. हम लोग फ्यूचर में अभी इसके बारे में और बात करेंगे. अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ये एक कंसिस्टेंट बायस मेजरमेंट में अगर है उसकी वजह से आती हैं, और एक इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कुड बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ सच एरर. इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं, उसी में ही कुछ गलती कर दें, तो जो एरर प्रोड्यूस होगी मेजरमेंट में, दिस कम्स इन द क्लास ऑफ सिस्टमैटिक एरर. तो दूसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं रैंडम एरर की. रैंडम एरर क्या है और ये क्यों आता है? रैंडम एरर ऑन द अदर हैंड अराइजेस ड्यू टू नेचुरल वेरिएशन इन मेजरमेंट. तो ये जो रैंडम एरर है, इसका हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. ये मेजरमेंट में कुछ नेचुरल वेरिएशंस हैं, उसकी वजह से आती. जैसे कि फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर आप थर्मोमीटर में देखते हैं, आपको एक डिजिटल थर्मोमीटर आपके पास हाथ रखा है, वो दिखा रहा है 27 डिग्री, 28 डिग्री. डू यू थिंक कि 27 से सीधे 28 हुआ हो? नहीं. सो देयर इज फ्लक्चुएशंस. सो वो फ्लक्चुएशंस हम कैसे मेजर कर पाएंगे? क्या उनको हम कम तो नहीं कर सकते, ये नेचर में इनहेरेंट है. इस वजह से these fluctuations in measurement, इस वजह से कुछ एक एरर आती हैं, जिन एरर को हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं. तो फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन मटेरियल मेजर्ड. जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या. तो देयर आर फ्यू अनसर्टेनिटीज देयर इनहेरेंट इन द नेचर, जिनको हम कम नहीं कर सकते, जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हमको उनको समझना है. तो ये जो एरर है, इस एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं. तो 2 तरह की एरर की बात हुई, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट
कि हम इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, हाउ कैन रिड्यूस द एरर। हम तो नहीं चाहते कि हमारे मेजर्स में बहुत सारी एरर हो, तो क्या करना है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो गुड एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस। अभी गुड एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे कि आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो उसको पहले कैलिब्रेट करें। अगर आप बिना कैलिब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स पूरे आएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे आजकल आप देखें कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है, इट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही आपको बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट कैसे करता है, कोई हाथ से तो नहीं करता, ये सारे इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट को जो ऑपरेट कर रहा है, जो उसको ठीक नहीं किया, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वो प्रॉब्लम बता दिया, और उस हिसाब से आपका मेडिकेशन शुरू हो गया, एंड देन इट रिजल्ट अ लॉट ऑफ दिस, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो होती नहीं, क्योंकि आपने गुड एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किया। So it is very important, very critical to understand it and to follow it. That is why we are studying it at this stage. So before using an instrument, it should be well calibrated. और दूसरा क्या कर सकते, taking multiple measurements to reduce the impact of random errors. जो रैंडम एरर हैं उनका हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो क्या करें, हम बहुत सारे मेजरमेंट्स लें, कई सारे मेजरमेंट लें, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। जब आप उसको एवरेजिंग करेंगे तो जो फ्लक्चुएशंस हैं उसका जो इफेक्ट, उसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो एरर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। क्या करना है हमको, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है, और रैंडम एरर को कम करने के लिए कई सारे मेजरमेंट्स करने हैं। और क्या करना है, controlling environmental factors as much as possible, means बहुत कुछ वैरी नहीं हो रहा है। आप 30 डिग्री पे कोई टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और जिस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं वो टेम्परेचर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो आपका रिजल्ट भी उस पर वैरी करेगा। सो वी नीड टू हैव एन कंट्रोल ऑन दैट आल्सो। सो दीज आर सम एस्पेक्ट ऑफ गुड एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस जो हम बात कर रहे थे। तो इस एरर को कम करने के लिए क्या करना है, हमको एरर समझने हैं, एरर के सोर्स को समझने हैं, फिर उसको मिनिमाइज करना है और केयरफुल मेजरमेंट करना है। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव, जब हम लोग लैब करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि इट इज पहले से आप जान रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू निकाल रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट, तो वी नो व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट, एंड देन वी डू सम सेटअप, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया और निकाला। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत सीरियस नहीं होते, उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही कराया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ आप सीखेंगे वो आपके ट्रेड में आएगा। जब आप फ्यूचर में आप कुछ ऐसा मेजर कर रहे होंगे जो पहले से पता नहीं है, तो अगर आप सिंसियर नहीं हैं, आप इस प्रोसेस के पॉसिबल एरर को और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बेहतर नहीं समझते, या उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप जो रिजल्ट्स देंगे वो उतने रिलायबल नहीं होंगे, और it can have severe consequences on the interpretation। जो आपने डेटा जनरेट किया उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे कई, एक मैं एग्जांपल दूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट कुछ सर्वे कराते हैं, मान लीजिए जनसंख्या के लिए सर्वे करा रहे हैं, एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इफ दे आर नॉट सिंसियर अबाउट इट, और उन्होंने घर ही में बैठ के कुछ भी नंबर्स जनरेट किए, कुछ भी डेटा दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, अब उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसके बेसिस से बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाएंगी, और जब आपके ओरिजिनल डेटा में ही एरर हो गया तो जो पॉलिसीज हैं दे विल हैव अ लॉट ऑफ फेलियर, बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सी दिक्कतें आ सकती। सो इट इज़ लाइक वेरी क्रिटिकल पार्ट आप कर रहे हैं। जब आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो उसके बेसिस पे हम समझने वाले हैं, वो सारी चीज़ें कितना रिगरसली की हैं, दे बिकम कम यूजफुल रह जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। आप कितने अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब आपका डेटा ही बायस्ड हो गया, डेटा ही गलत हो गया। तो इसलिए जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा उस प्रोसेस को ठीक से करने के लिए। अगर हम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो जो आगे की जो स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स की जो मेहनत है, जो उसके टूल्स हैं, उनका जो रिजल्ट है वो पहले से ही
compromise हो गया. So that is why each measurement to accurately reflect limitations of the measurement process. So it is very important to estimate and report uncertainties associated with each measurement. That is why when you do some experiment in your laboratories, so you are being asked to explain, to report the error. Many times when you are solving numerical problem or theory में जब हम लेक्चर क्लास करते हैं तो उस तरह का एरर पे बात नहीं होता है. तो जब लैब में एरर के लिए बोला जाता है तो आपको शायद कई बार लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. बट after going through this course, after understanding this important aspect, I think you will be more sincere about the measurement process. Okay, so let us come to the जो चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में सीखी हैं, we will try to understand it. तो हमने सीखा कि दो तरह का एरर होता है. कौन कौन सा एरर होता है? रैंडम एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है. इस स्लाइड में मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि जो रैंडम एरर है और सिस्टमैटिक एरर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो जैसे पहला देखें तो ये जो बेसिकली ये बना हुआ है, इसमें हम ऐसा माने कि जो इसका सेंटर है दैट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू, या ये हम अगर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं उसकी नॉन वैल्यू इसका सेंटर है ऐसे माने. और फिर दीज आर डिफरेंट सर्किल्स जो हाँ और जो डॉट्स हैं ये दिखा रहे हैं हमने जो डिफरेंट मेजरमेंट्स किए हैं वो हमें रिजल्ट कहाँ मिले. तो अगर पहले वाले केस में देखें तो जो पहला सबसे छोटा सर्किल है सारे मेजरमेंट उसके अंदर ही है. मतलब क्या कहेंगे कि इसमें ये तो देख के कह सकते हैं कि जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम है. सेंटर पे सही वैल्यू है और ये सारी इसके आसपास ही आ रहा है, तो ये सबसे कम यही है. ये जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है रैंडम स्मॉल, रैंडम एरर भी स्मॉल है. दूसरे में कह रहा है सिस्टमैटिक एरर भी स्मॉल है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. ये है सेम बट द मेजरमेंट्स आर शिफ्टेड. मेजरमेंट जो यहाँ थे ये अभी यहाँ दिख रहे. तो ऐसा क्या हो गया? तो ये फिर रिमेंबर जब हम लोगों ने सिस्टमैटिक एरर की बात किया था तो हमने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, एक कंसिस्टेंट बायस है. मतलब जैसे हम 25 डिग्री टेम्परेचर है, हम मेजर कर रहे हैं, हमारा थर्मोमीटर 30 डिग्री बता रहा है, तो 5 डिग्री बढ़ा दिया तो 5 डिग्री का बायस हो गया उसमें. ये वही बायस की वजह से ऐसे हो गया. तो ये कह रहा है रैंडम एरर तो स्मॉल है. रैंडम एरर में तो फ्लक्चुएशन की वजह से जो एरर होता है, जो थोड़ा सा एक स्प्रेड जैसा है इसको हम लोग रैंडम एरर समझ सकते हैं. और सिस्टमैटिक एरर इसमें लार्ज है क्योंकि सिस्टमैटिक एरर में शिफ्टेड, सारे मेजरमेंट्स आर शिफ्टेड. सो हियर रैंडम एरर तो कम है लेकिन सिस्टमैटिक एरर बढ़ गया. इसमें देखो, इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तीसरे वाले सर्किल तक भी जा रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है. तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर इनको सबका एवरेज लिया जाए तो यू विल फाइंड इट इज़ नॉट ए कंसिस्टेंट बायस, इट इज़ नॉट शिफ्टेड टू एनीवेयर. स्प्रेड ज़्यादा है. तो इसमें क्या हुआ है कि रैंडम एरर ज़्यादा है बट सिस्टमैटिक एरर स्मॉल है. एंड हियर इन द फोर्थ फिगर यू सी हियर इट इज शिफ्टेड आल्सो और स्प्रेड भी ज़्यादा है. तो ये क्या है? रैंडम एरर भी ज़्यादा है, सिस्टमैटिक एरर भी ज़्यादा है. सो यूजिंग दिस कार्टून आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि जो रैंडम एरर है और सिस्टमैटिक एरर है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है. सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर हाउ दे आर डिफरेंट. बोथ आर एरर बट they have different sources, different reasons, and this is how it is there. So we come to know there are two type of uncertainties in the measurements and what are their sources and how to know which type of error it is there and how to reduce these errors. We will come into this we will talk about this in coming slides. So you see we want to talk about this.
So here again, you see there are two type of error. We have talked about the random error, systematic error. Examples को समझने का कोशिश करते हैं. पिछले स्लाइड में हमने कुछ देखा, थोड़ा सा और हम उसको और फाइन तरीके से समझने करते हैं. तो हमने बोला है कि मान लो हमने एक रिंग है, उसका मास मेजर करना है, तो हमें बैलेंस चाहिए, मेजर करेंगे. तो 3 बार किया और 3 बार में ये वैल्यू आया 15.46, 15.42, 15.44. ठीक है, ये हमारा मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट किए एक रिंग का मास मेजर कर. तो रिंग का मास तो कहेंगे एक ही रहेगा, लेकिन ये 46, 42, 44 ये थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम एरर. कैसे हम इसको कम कर सकते बोल रहे? तो एक कह रहा है कि टेक मोर डेटा, और जितनी ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे फिर आप उनका एवरेज करेंगे तो जो रैंडम एरर है वो कम हो जाएगा. रैंडम एरर्स आल्सो इट कैन बी इवेलुएटेड थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अपने स्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स है उससे हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं और इनको रिड्यूस कर सकते हैं बाय एवरेजिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बहुत सारे मेजरमेंट करें और फिर उनका एवरेज करके हम उस एरर को कम कर सकते हैं. दिस इज अबाउट रैंडम एरर. देन लेट अस टॉक अबाउट सिस्टमैटिक एरर. ये क्या है? सपोज द क्लॉथ टेप मेजर दैट यू used to measure the length of an object has been stretched from the years of it. मान लो आपके पास एक फीता है जिससे आप लेंथ मेजर करते हैं और बहुत सालों से यूज करते करते वो क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया, बड़ा हो गया. बड़ा हो गया है तो फिर तो गड़बड़ करेगा ही. तो इसको कैसे मिनिमाइज करें? तो ये हमारे प्रॉब्लम हो गया मेजरमेंट वाले जो डिवाइस हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे उसी में प्रॉब्लम. तो सिस्टमैटिक एरर उसी से प्रोड्यूस होते हैं. सिस्टमैटिक एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. बहुत बार ऐसा होता है ये डिफिकल्ट हो जाता है. अगर एक बार वो एरर कर दिया फिर उसको उसमें देख के कर पाना मुश्किल है. आप कुछ चीज जान रहे हैं कि इसका नंबर इतना होना चाहिए, वो गलत आया तब तो आप पहचान जाएंगे. अगर आपके पास जैसे कोई मान लो कपड़ा बेचता है, कपड़ा नापता है और उसका टेप में दिक्कत है तो वो जान भी नहीं पाएगा ना कि उसके टेप की वजह से दिक्कत, या तो हम किसी दूसरे से ला के उसको कंपेयर करें. तो दैट इज व्हाट वी कॉल कैलिब्रेशन. तो इनको एनालिसिस करना और पहचानना दोनों मुश्किल है. और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो पहले ही से उसका प्रॉब्लम का सोर्स ही अलग. आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है और आप 25 डिग्री बता रहे हैं, तो आप कितनी बार भी मेजर कर लें और कितना भी एवरेज ले लें वो तो कम नहीं होने वाला. तो या तो टू हाई या तो टू लो, डेटा एक डायरेक्शन में शिफ्टेड है और उसका हम कुछ कर नहीं सकते. तो इसके लिए हमको जो हमारे मेजरमेंट की प्रोसेस है उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Here we are talking about error propagation. एरर हो गया, मान लो एक मेजरमेंट आपने किया. बहुत बार ऐसा होता है कुछ ऐसी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं जिस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमको कुछ कई सारे मेजरमेंट करते हैं. वी नीड टू हैव लाइक कुछ हमको मेजर करना है. वो फॉर्मूला जैसे होता है, जैसे हमको इफ यू रिमेम्बर वी यूज्ड टू सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करते थे. वहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू मेजर करते, तो सीधे सीधे जी तो नहीं मेजर करते, तो हम लोग कुछ और मेजर करते फिर उससे फार्मूला से निकालते. तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे हमारे जो अलग अलग मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें कुछ एरर होगा, तो फाइनल जो है उसमें कितना एरर होगा, एरर प्रोपेगेट कैसे करेगा. तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये एरर प्रोपेगेशन समझना चाहिए. और जब हम कोई फाइनल रिपोर्ट करें रिजल्ट, तो उसमें हम अनसर्टेनिटी बता पाए. So let us read it. Error propagation is the process of estimating the uncertainty or error in the result of a calculation that depend on uncertain input quantities or measurement.
When making calculations or measurement, there is always some level of uncertainty or error associated with input values. This uncertainty or error can propagate through a mathematical equation or process and affect the final result. तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितना एरर है उसको हमको समझना पड़ेगा कि इनिशियली जो मेजरमेंट हुई उसमें कितना एरर थी और वो एरर कैसे प्रोपगेट हुई. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट एरर प्रोपगेशन. एरर प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप. जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है क्वांटिटीज के बीच में, इनपुट क्वांटिटीज और फाइनल रिजल्ट के बीच में, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी हमको. तब हम समझ पाएंगे कितना कैसे एरर प्रोपगेट कर रहा है. एंड देन determining how the uncertainty in each input quantities contribute to the uncertainty or error in the final result. This can be done using statistical method. क्या मेथड होते हैं? जैसे linear error propagation, which involve estimating and standard deviation of the final result based on the standard deviation of the input quantities and the partial derivatives of the equation with respect to the each input quantity. These are the methods, statistical methods हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं. So for that we need to have an idea about its mathematical relation of input quantities with final quantity which we are looking into. So यहाँ पे हम एक एक चीज कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं. अगर हम मान लो कोई मेजरमेंट किए है, ये है x मेजर किया, y मेजर किया. मेजरमेंट करेंगे तो हम उसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी आएगी. तो ये उसका बेस्ट एस्टीमेट और प्लस माइनस दिस अनसर्टेनिटी डेल्टा x, ये हमने मेजर कर लिया. अब अगर हमको कोई क्वांटिटी q मेजर करनी है, q की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई है या x माइनस वाई है. हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इनपुट क्वांटिटीज हैं अगर उनको जोड़ के कोई क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट जो है वो जोड़ के या घटा के बनाया जा रहा है तो एरर कैसे प्रोपगेट करती है. ये जो एरर यहाँ डेल्टा x डेल्टा y है तो q में जो एरर होगी वो क्या होगी, ये हम समझना चाह रहे हैं. बहुत बेसिक बात है ये. सो टू ऑब्टेन अनसर्टेनिटी वी विल फाइंड द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ q. अगर हम बोले q इज इक्वल टू x प्लस वाई है तो हम ये निकालें कि इनकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है. उनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमको पता लग जाएगा इतनी अनसर्टेनिटी है इसमें. नेक्स्ट वी नीड टू स्टेट q इन स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे हमने ये एक्स वाई को लिखा हुआ है ऐसे हम q को भी लिखना चाहते हैं. q इज इक्वल टू q बेस्ट प्लस माइनस डेल्टा q. ठीक है, तो q बेस्ट तो आसान है. q बेस्ट के लिए क्या कर देंगे? x बेस्ट और y बेस्ट जोड़ देंगे. q इज इक्वल टू x प्लस वाई है. अब हमको डेल्टा क्यू चाहिए. डेल्टा क्यू के लिए हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे? हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे. तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? जब ये दोनों में एरर जुड़ रही है हम उसको जोड़ दें तो ये हमारा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा. और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू में क्या करें? हम ये वाला माइनस वाला लें, ये भी माइनस वाला लें और ये हमको ऐसे मिल गया. तो हमको क्या मिला? अगर दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके ये देखें कि डेल्टा क्यू क्या है, इट इज डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई. मतलब एक्स और वाई में जो जो अनसर्टेनिटी थी वो जुड़ गई. जब क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं तो जो उसके अनसर्टेनिटीज हैं वो जुड़ जा रही हैं. अगर इसमें 0.2 का अनसर्टेनिटी, इसमें 0.2 का अनसर्टेनिटी है तो क्यू में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? 0.4 क्यू. सिमिलरली अगर क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता तो क्या करते? तो भी फिर हम प्रोसेस हम यही करने वाले हैं. हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, हाईएस्ट प्रोबेबल वैल्यू और लोएस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते और फिर इसको मेजर करते. तो ये आप इसको कर सकते, ऐसे सिमिलरली करेंगे तभी भी ये वैल्यू ऐसे यही आएगी. तो हम चाहे क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, एरर हमेशा जुड़ जाती है. So it is written there, if we had added or subtracted more than 2 measurement, ये जनरल बात बता रहे हैं. अगर x, y, z बहुत सारे मेजरमेंट हों, उनको हम जोड़ें या घटाएं तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो सीधे सीधे जुड़ जाती हैं. ठीक है, दिस इज पॉसिबल एरर. अब एक दूसरी चीज और कह रहे हैं कि अगर ये जो मेजरमेंट हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये रैंडम है और इंडिपेंडेंट है. मतलब x के मेजरमेंट से जो y में जो एरर आया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता.
y का जो एरर है वो x के एरर की वजह से नहीं है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और जो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ये रैंडम एरर है। तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। तो क्या हो गया, एरर कम हो गया। ये फॉर्मूला कैसे आता है हम लोग इसमें अभी नहीं जा रहे हैं, हमारा ये डिस्कशन का स्कोप भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डीपर प्रोब करें। वी जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट हाउ एरर प्रोपोगेट्स। सो दिस इज व्हाट about when we are adding or subtracting the quantities to have an final quantities we are interested in, तो उनकी अनसर्टेनिटीज का क्या होता है ये हमने जाना। और वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं अगर उसी टाइम उसका एक एग्जाम्पल करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये x है ये y है, दो हमने मेजरमेंट किए, सेंटीमीटर में मेजरमेंट हुआ, इसमें इतना एरर है इसमें इतना एरर है, ये हमने पता किया। अब q जो को x प्लस वाई निकाल रहे हैं, तो हम q को भी इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सो लेट अस सी x बेस्ट क्या है, y बेस्ट क्या है, हम लोग देख सकते हैं डेल्टा x डेल्टा y क्या है। तो q बेस्ट को ऐसे लिख देंगे, और जो अगर ये चीज़ इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये चीज़ इसमें माना है कि जो ये एरर है ये इंडिपेंडेंट है, और जो मेजरमेंट है वो रैंडम एरर है और मेजरमेंट इंडिपेंडेंट है। तो हमने वही फार्मूला लगाया और ये हमारा एरर आया एंड वी रिपोर्टेड लाइक दिस। जब तक हम लोग ये सब बात नहीं कर रहे थे तब तक ये बताना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई में ये एरर है तो क्यू में कितना एरर होगा, तो अगर हम ये स्टैटिस्टिकल तरीके से चीज़ों को समझे ना होते तो शायद ये एरर सेम एरर है तो क्या होता है, मतलब बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ठीक ठाक पढ़ाई के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लोग ये जो एरर है इसको इतना लाइटली लेते हैं, they make mistakes very frequently. So we need to have a better understanding of that to avoid any such difficulty in understanding things. तो हम conceptual level पे चीज़ों को ठीक से बेहतर समझें तो हम बेहतर काम कर पाएंगे फ्यूचर में। Now we are trying to look at one more thing. Like हमने बोला कि जब हम क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो एरर कैसे प्रोपोगेट करता है। अब हम लोग एक और कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग जब हम लोग कर रहे हैं, जब हम कोई दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो एरर का क्या होगा। तो ये एक्स और वाई दो मेजरमेंट हैं, अगर एक क्वांटिटी हम लोग क्यू इक्वल टू एक्स वाई और क्यू इक्वल टू एक्स बाई वाई ये हो तब क्या होगा। तो इसमें कह रहे टू ऑब्टेन अनसर्टेनिटी विल फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सेम चीज जो हमने वहाँ किया था वही यहाँ भी करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट ही वही है अनसर्टेनिटी का। तो रिजल्ट विल बी सेम इफ वी कंसीडर q इक्वल टू एक्स वाई। अगेन वी वुड लाइक टू स्टेट q इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो q बेस्ट क्या हो जाएगा, x बेस्ट y बेस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालेंगे। हाईएस्ट वैल्यू के लिए इन दोनों में जब एरर जुड़ रही थी तब निकाला, तो ये हमको मिला, ये वैल्यू मिला q बेस्ट के बाद, तो ये हाईएस्ट वैल्यू हो गया। एंड सिमिलरली इफ वी डू दिस फॉर लोएस्ट वैल्यू देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो इसी डेल्टा क्यू की जगह पे हमको ये मिल रहा है। सो सिंस अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स डेल्टा क्यू आर अज्यूम्ड टू बी वेरी स्मॉल, तो हमने उसमें एक चीज़ ये मान लिया है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट जीरो है, इसको हमने इग्नोर कर दिया है। इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, तो फिर हमने देखा कि डेल्टा क्यू क्या है, एक्स बेस्ट इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इंटू वाई डेल्टा वाई बेस्ट, दोनों केस में हमको ऐसे मिल रहा है। अब हमको ऐसे एक्स बेस्ट वाई बेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स बेस्ट वाई बेस्ट से डिवाइड किया, ये इक्वेशन बना। सो नाउ यू सी दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहता है, डेल्टा क्यू बाई क्यू बेस्ट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई बेस्ट प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स बेस्ट। ये जो क्यू बाई क्यू बेस्ट का वैल्यू है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है, अनसर्टेनिटी, दिस इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पिछले केस में जो हम लोग देख रहे थे, इफ यू गो बैक मल्टीप्लीकेशन और क्या कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एरर जुड़ जा रहे हैं, चाहे जोड़ रहे हैं क्वांटिटी चाहे घटा रहे हैं, एरर उनकी जुड़ जा रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है,
फ्रैक्शनल एरर जुड़ गए। तो ऐसे इनको याद कर सकते हैं, व्हेन वी आर एडिंग क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्टिंग देन एरर, एब्सोल्यूट एरर जो है वो जुड़ जाते हैं, और जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल एरर जुड़ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, अगर q इज इक्वल टू एक्स वाई वाई हो, जैसे हमने x प्लस वाई के लिए किया था, x माइनस वाई के लिए कहा, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, यू कैन डू इट, और एक्चुअली यू हैव टू डू इट व्हेन यू मेक थिंग्स ऑन योर नोटबुक। जब आप खुद से लिखते हैं, करते हैं, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपको खाली सुन लेने से, होने से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक आप उसको बेहतर conceptually समझ नहीं पाएंगे. So I suggest to do this part, and if you have any problem, write to me, I will explain again. So this is for general thing. If we have many quantities, there are more than 2 x, y, z, any number it could be, और उनकी uncertainties हैं, तो ये uncertainty ऐसे जुड़ जाती है. फिर अगेन दूसरी बात यही कह रहे हैं कि अगर ये एरर जो है, जो uncertainties हैं, ये random है, और जो measurement है ये independent है, तो इनके रिजल्ट्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एरर हमेशा इस क्वांटिटी से कम होगी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एरर प्रोपगेशन. फिर इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से देख लें, जैसे हमने उसके लिए देखा था. तो हम कह रहे हैं कि ये x है, ये y है, और हम q इक्वल टू एक्स वाई निकालना है, उसकी एरर दिखानी. तो हम इसको ऐसे q को भी इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं जैसे हमने एक्स वाई को लिखा है. तो x बेस्ड y बेस्ड है, डेल्टा x डेल्टा y है, q बेस्ड, एंड वी नो द फॉर्मूला, वी पुट एवरीथिंग इज देयर एंड यू गेट इनटू इट. सो यू गॉट द फाइनल रिजल्ट एज दिस. Everybody can do this. You can take a screenshot of it and do your own calculation. You will get the same results. So what we have discussed up to now, we talk about importance of measurement, we talk about basic instruments, then we talked about uncertainties in the measurement. We said there are two types of uncertainties, and then we talk about error propagation. Now we are discussing what is calibration of instruments. So if you remember in previous slides, this thing came into the picture when we were talking about systematic errors. सिस्टमेटिक एरर की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये कहा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस की वजह से कुछ कैलिब्रेशन ना हुआ हो, उसको ऐसे ही हम यूज करने लग जाएं, तो ये जो मेजरमेंट्स हैं उसमें एरर हो सकते हैं. तो किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसको हमको कैलिब्रेट करना होता है. तो उस टाइम जब ये कैलिब्रेशन आया था तो मैंने कहा कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. सो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों कैलिब्रेट करते हैं, कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, उसके क्या मायने हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. So let me read it. Everything is written well so that you can, when I'm talking to you, you can also look at the slides. So at the same time, when we are reading it, when we are listening it, it makes things more concrete in our understanding process. Is more like we can say it is हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ठीक से समझ पाते हैं जब हम जितनी ज़्यादा तरीके से लाइक हम पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं. सो इट एड्स मोर वैल्यू. बहुत बार ऐसे देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती, तो लोग जोर जोर से पढ़ के याद करते हैं. तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है उस चीज़ पे, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको याद कर पाते हैं. तो इसलिए मैंने स्लाइड्स में भी लगभग बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है. इन जनरल जब आप अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइड में उतने टेक्स्ट नहीं लिखते, बट ये प्रेजेंटेशन मैंने कुछ अलग पर्पज से बनाया है. मैंने ये समझ के बनाया है कि हम उसको नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, it is already written also, so you can read it also at the same time. So calibration is the process of comparing the measurements of a given instrument with known standard measurement. आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक नोन, जिस चीज़ को हम पहले से जान रहे हैं, जो मेजरमेंट हमको ऑलरेडी पता है, उससे अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें और फिर उसको कंपेयर करें. इसको हम लोग
इस प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और ये क्यों करते हैं? टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजर कर रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो क्या है, कैलिब्रेशन इज वेरी इसेंशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग दैट मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, and it is an important aspect of quality assurance process in many industries including physics, engineering and manufacturing। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जहाँ कहीं भी हम कुछ मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है उसकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए ठीक है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, इसके लिए हमको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, या वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, उसको हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं। उसमें हम करते क्या है कि एक नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के साथ। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कैलिब्रेशन क्या है। फिर कैलिब्रेशन, ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन प्रोसेस द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग टेस्टेड, द इंस्ट्रूमेंट बीइंग टेस्टेड is compared to an standard reference instrument or measurement standard that is known to be accurate। मतलब हम कोई चीज जिसको हम पहले से जानते हैं कि एक्यूरेट है, उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। The difference between the instrument being tested and the standard reference instrument is recorded। हम उस डिफरेंस को, जो उन दोनों के बीच में अंतर आता है, जैसे हमने कुछ मेजर किया, एक नॉन स्टैंडर्ड की कुछ वैल्यू जानते हैं, हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और फिर उसमें जो डिफरेंस है उसको हमने नोट किया। एंड एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड इन द इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग इट इनटू अलाइनमेंट विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। फिर हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट में अपने जो एडजस्टमेंट हैं, जो उसकी ट्यूनिंग है, उसको ऐसे करते हैं कि वो उस स्टैंडर्ड रिजल्ट के जो डिफरेंस है उसको कम से कम कर सकें या ख़त्म कर सकें, जिससे कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, तो हम उसके रिजल्ट को, उसकी मेजरमेंट को रिलाई कर पाएंगे। कैलिब्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एडजस्ट करना पड़े, या कुछ उसका कंपोनेंट खराब है, कोई चीज़ गलत मेजर कर रहा है तो उसको हम रिप्लेस करें, या फिर उसको रिकैलिब्रेट करें सो दैट कि जो एरर हो या डिस्क्रिपेंसीज हो उनको करेक्ट कर पाएं। तो ये बहुत ही फंडामेंटल है। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हमको कैलिब्रेट करना होता है प्रोसेस के मेजरमेंट के पहले, और ये इंश्योर करना होता है कि जो हम रिजल्ट दिखा रहे हैं ये सही है। कैलिब्रेशन इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जब जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, मे बी व्हेन यू विल बी, कभी फ्यूचर में आप किसी लैब में काम करेंगे तो आप देखेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को हम एक रेगुलर इंटरवल पे कैलिब्रेट करते हैं, या हम जब भी कुछ काम, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है और किस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स यूज इज कि कैलिब्रेशन कितना फ्रिक्वेंटली करना है। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हम लोग मैं एक लैब में काम कर रहा था, वहाँ हमारे पास था एक मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग उसको यूज करते थे। इट्स वाज सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज कॉल्ड नैनो सिम्स। इट इज वेरी डेलिकेट एंड बहुत ही फाइन रिजल्ट के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो क्या करते थे, जब हम कोई अननोन सैंपल मेजर करते थे उसके पहले एक नॉन सैंपल मेजर करते थे, उसके फिर हम अपना मेजरमेंट करते थे, फिर एक नॉन सैंपल मेजर करते थे। तो 2 बार स्टैंडर्ड सैंपल मेजर किया और उनसे हम कंपेयर करके हम जब नॉन सैंपल देख रहे हैं तो हम ये देख सकें कि उसमें कितना एरर, क्योंकि हम बहुत अल्ट्रा एक्यूरेसी या प्रिसिशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की टाइम टू टाइम कैसे वो वेरी कर रहा है, उसका कैलिब्रेशन को या उसके जो डेटा हो उसको कितना रिलायबल मान पाए, इसके लिए हमको एक नॉन स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना होता है, सो दैट हम जब कंपेयर करते थे तो हम ये देख सकते हैं कि नॉन सैंपल में कितना प्रॉब्लम कर रहा है, कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से जो हमने नॉन सैंपल का मेजरमेंट किया है उसको हम करेक्ट कर सकें। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कितना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। तो उस हिसाब से कैलिब्रेशन बोले कि रेगुलर इंटरवल पे इसको करना पड़ता है।
depending upon कैसा instrument. तो instrument used in critical applications like what I was talking about, critical applications, या ऐसे करें medical या aerospace equipment, which may need calibrated more frequently and then those used in less critical application. अगर हम लोग जैसे हमारा टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कहीं पे जहाँ पे 1-2 डिग्री को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है तो उसको बाद में भी कैलिब्रेट करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बहुत प्रिसाइज नंबर चाह रहे हैं तो वहाँ पे कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. There are several methods used to calibrate instrument depending upon the type of instrument and the measurement being made. These methods may include comparison with the standard reference standard, interpolation from calibration curve, or use a traceable calibration system. There are many ways to do that. So this is all about calibration. So today we talked about importance of measurement. We talked about some basic instruments and then uncertainties in the process of measurement, and the type of uncertainties, then propagation of uncertainties, and then calibration of instruments. So in this lecture we will stop here and we'll move further we'll discuss next topics in coming lectures. Thank you so much for being here.